नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। और इस समय जो कि कोरोना का एक काल चल रहा है, इस काल में अपने आप को स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। मेरा नाम गौरव भारतीय द्विवेदी है और मैं अपनी तरफ से रोज़ाना प्रयास करता हूँ कि विधि संबंधी जो भी जानकारियाँ हैं वो आपको उपलब्ध करा सकूँ। तो लगातार ऑडियो क्लासेस से तो हम प्रयास कर ही रहे हैं, वो भी लगातार चलती ही रहेंगी। आज हमारा जो प्रयास रहेगा एक वीडियो क्लास के माध्यम से आपको कुछ जानकारियाँ उपलब्ध कराने की है। उसके लिए मैंने कुछ अपने नोट्स भी रेडी किए थे जो पुराने हैं और उनको नए तरीके से जोड़ा है, तो उनकी भी सहायता ली जाएगी। और इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके लॉ मतलब एकेडमिक स्तर पे, साथ ही साथ आपके जो आपका कंपटीशन लेवल होता है उस पर भी बहुत काम आते हैं, प्री एंड मेंस दोनों में। खासकर इंटरव्यू में भी इनके बारे में क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो जो वीडियो क्लासेस हमारी होंगी वो तीनों को इंगेज करते हुए चलेंगे, एकेडमिक, कंपटीशन एंड इंटरव्यू, तीनों लेवल्स को लेकर के हम चलेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, समय नहीं गवाते हैं। मैं आप सभी के स्वस्थ होने की कामना करता हूँ, साथ में अपने के लिए भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी स्वस्थ रहूँ। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, संविधान विधि से जुड़ा हुआ है, और उसका नाम है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन। इसके बारे में जो लोग हमारे एलएलबी पास आउट हैं या एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर पास आउट हैं, तो उन बच्चों को ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 13 हमें एक जुडिशियल रिव्यू के बारे में जानकारी देता है, जिसमें कई चीज़ें भी हैं कि जैसे फंडामेंटल राइट्स है वो चैलेंजेबल हैं। साथ ही साथ कोर्ट अपने दिए हुए डिसीजंस पे स्वयं भी विचार कर सकता है। अगर हम आर्टिकल 32 जो कि फंडामेंटल राइट्स में है और आर्टिकल 226 जो हमारे संविधान का ही एक हिस्सा है, तो इसमें आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 कह सकते हैं कि आप हाई कोर्ट को ये अधिकार देता है कि वो जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस को अपना सके। और हम अगर सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं तो एक अनुच्छेद और है 137 137, इस अनुच्छेद में भी जुडिशियल रिव्यू के प्रावधान दिए गए हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायिक पुनर्विलोकन एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से कोर्ट यानी कि न्यायालय, माननीय न्यायालय अपने दिए हुए डिसीजंस पर स्वयं विचार खुद कर सकता है दोबारा। समझे बात को, मतलब एक डिसीजन जो कोर्ट ने दिया हुआ है, माननीय न्यायालय ने दिया हुआ है, ऑनरेबल कोर्ट ने दिया हुआ है, उस डिसीजन पे कोर्ट फिर से अपना एक निर्णय बनाने के लिए स्वयं उस पर विचार करेगा। इसी को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अब ये जुडिशियल रिव्यू आया कहाँ से, अगर हम फर्स्टली देखें कि भाई कोर्ट तो एक माना जाता ना कि कोर्ट इज़ कह सकते हैं कि एक मोरलिटी है, वो एक नैतिकता है कि उसके हिसाब से ही सब कुछ बढ़िया होता है, वो जो करेगा वो न्याय होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखिए, जस्टिस और जो लॉ होता है वो बीच का जो मार्ग होता है वही मेन चीज़ होती है। जस्टिस अलग है, लॉ अलग है। तो इन दोनों को देखते हुए हमें हमेशा ऐसे प्रोसेस पे काम करते रहना चाहिए कि अन्याय ना होने पाए। भाई निश्चित रूप से अगर कोर्ट डिसीजन देगा तो एक के लिए न्याय होगा, एक के लिए अन्याय होगा। तो अभी ये कैसे साबित होगा कौन सही है कौन गलत, क्योंकि कोर्ट जो डिसीजन देता है वो तो फैक्ट पे देता है, प्रोसेस पे देता है। ठीक है, तो इसके लिए कोर्ट ने स्वयं भी ये प्रक्रिया कर रखी। मान लीजिए गलती हमसे भी हो सकती है, अगर वो गलती हमसे हो रही है तो उस गलती के लिए हम अपने दिए हुए निर्णय पर स्वयं विचार करेंगे। अब ये आता कहाँ से, तो मैं इसके लिए चलते हैं थोड़ा सा पीछे इतिहास में चलते हैं। सन 1802 में अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हालांकि उसमें यूनाइटेड स्टेट्स नहीं बना था, उस समय सिर्फ इसको अमेरिका कहते थे। ये 1802 की बात है, 802 में, सॉरी 1802 में, 1802 में, क्योंकि उसको आज़ाद हुए मेरे ख्याल से अमेरिका को उसमें लगभग मेरे ख्याल से 27-28 साल ही हुए थे। तो वहाँ पर एक केस आया था मार्वली बनाम मेडिसिन का। तो मार्वली बनाम मेडिसिन का जो केस था उसमें जज साहब मार्शल साहब थे। तो उन्होंने कोई डिसीजन अपना दिए, तो उसी डिसीजन पे उन्होंने पुनः विचार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रक्रिया होनी चाहिए। तो अमेरिका के मार्वली बनाम मेडिसिन का जो वाद है, जिसमें जज मार्शल साहब थे, उन्होंने सन 1802 में पहली बार जुडिशियल रिव्यू की एक प्रक्रिया को फॉलो किया, उसको बनाया, डेवलप किया, जो विश्व के सामने उपस्थित हुई। और आज ये प्रक्रिया लगभग जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं या गणतांत्रिक देश हैं, रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, ये जो भी विधि को मान करके अपना काम अपने सिस्टम को चलाते हैं,
उन सभी राष्ट्रों में यह प्रक्रिया उपस्थित है। भारत में भी इसकी उपस्थिति है। भारत में मैं आपको पहले ही आपके आर्टिकल बता चुका हूँ, 226 है हाई कोर्ट के लिए, 32 है सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं भारत जो विश्व के साथ चलना चाहता है, विश्व गुरु बनना चाहता है, तो वो उन सारी प्रक्रियाओं को अपनाता है जो किसी भी राष्ट्र के द्वारा प्रदत्त की गई हों। अब इसके थोड़ा सा लिटरेचर है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमने डेवलप किया हुआ है स्टूडेंट्स के साथ मिलकर। तो न्यायिक पुनर्विलोकन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्तियों के प्रयोग पर नियंत्रण रखने की शक्ति है। न्यायिक पुनर्विलोकन की धारणा का उद्भव सीमित शक्ति वाली सरकार के सिद्धांत से हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार विधि दो प्रकार की होती है, एक साधारण विधि और दूसरी सर्वोच्च विधि अर्थात संविधान। देश की सर्वोच्च विधि अर्थात संविधान अन्य सभी विधियों के आधार और का स्रोत होता है। ऐसी कोई भी विधि जो संविधान के उपबंधों का अतिक्रमण करती है असंवैधानिक मानी जाएगी। ऐसी दशा में किसी संस्था को इन विधियों को अवधि मान्य घोषित करने का प्राधिकार प्राप्त होना चाहिए और यह अंग निसंदेह रूप में न्यायपालिका है। मतलब कहने का आशय ये है कि जो न्यायपालिका हमारी है, जो जुडिशरी है, वो संविधान की संरक्षक है। तो अगर ऐसा कोई भी कार्य हो रहा है, ऐसे कोई भी विधि का निर्माण हो रहा है जो कहीं ना कहीं संविधान के बेसिक फार्मूलाज को क्रॉस कर रहा है, तो न्यायालय उस पर विचार कर सकता है। ये तो सामान्य सी बात है। और अगर कोर्ट के द्वारा भी ऐसा कुछ हुआ है जिसमें कोई ऐसा डिसीजन आ गया है जो कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए था, तो कोर्ट भी उस पर विचार कर सकता है। ठीक है। तो अभी न्यायिक पुनर्विलोकन जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि अमेरिका से स्टार्ट हुआ, तो इसका अर्थ और आधार क्या होगा, तो वो भी हम अपने नोट से ही देखते हैं। प्रोफेसर कॉर्विन, उनके अनुसार न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वे विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करते हैं। अधिनियमों की जो संवैधानिकता होती है, मतलब कह सकते हैं कि जो एक्ट बनाया गया है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक होना चाहिए, वो जांचा जाता है। ये ऐसी कभी भी कोई भी विधि को प्रवृत्त करने से इनकार कर सकते हैं जो संविधान के उपबंधों से असंगत है। यह कार्य न्यायालयों की साधारण अधिकारिता के अंतर्गत आता है। मानव विकास का इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जब किसी व्यक्ति को असीमित शक्ति मिल जाती है, मनुष्य की इस शक्ति को सीमित करने के लिए सर्वथा से प्रयास किया जा रहा है और इसी उद्देश्य से ऐसी संस्थाओं की स्थापना की गई है जो इस शक्ति को कह सकते हैं कि जो रॉन्ग है, निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वो शब्द मैं आपको नहीं बता सकता, दूसरा शब्द लिखा हुआ है, जो इस शक्ति के जो निगेटिव कह सकते हैं कि ऑप्शंस हैं उन पर अंकुश लगा सके। समस्याएं तब और कठिन हो जाती हैं जब सरकार मनमाने ढंग से कार्य करने लगती हैं। तो यहाँ पर फ्रांसीसी जो दार्शनिक रहे हैं, एक फ्रांसीसी फिलोसफर रहे हैं मॉन्टेस्क्यू। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो इनको जानते होंगे। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, द सेपरेशन ऑफ पावर, ये मॉन्टेस्क्यू साहब ने ही दिया था। तो मॉन्टेस्क्यू साहब ने सरकार के सभी अंगों को कह सकते हैं कि अनियंत्रित ना होने के लिए एक फार्मूला दिया, जिसको मैंने अभी भी बोला, सेपरेशन ऑफ पावर। उसमें उन्होंने कहा है कि विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के सम्मिलित नाम को ही सरकार कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इन तीनों शक्तियों के लिए पृथक्करण जो है वो आवश्यक है। राज्य की एक शक्ति दूसरे शक्ति के संचालन में हस्तक्षेप न करे और प्रत्येक अंग अपनी सीमा में रहकर कार्य करे तथा सरकार के अंग में सारी शक्तियों का केंद्रीकरण न हो, यही आवश्यक है। इन शक्तियों में आपस में संतुलन स्थापित करना बहुत अनिवार्य होता है। मनुष्य को एक स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश स्वभाव पर अंकुश लगाना चाहिए। मतलब ये सीधी बात है, ये मोरालिटी की बात कर रहे हैं मॉन्टेस्क्यू, कि मनुष्य को स्वयं अपनी स्वेच्छाचारी और जो तानाशाही नीतियां हैं उन पर अंकुश लगाना चाहिए। हालांकि असंभव हो जाता है। देखिए, शक्ति जब हमको प्राप्त होती है तो कहीं ना कहीं एक प्राउडनेस, एक घमंड हमारे अंदर आता जाता है। और संविधान प्रदत्त संस्थाएं जो होती हैं उनकी रक्षा के लिए ये जो फार्मूला है, चाहे शक्ति पृथक्करण का हो और चाहे न्यायिक पुनर्विलोकन का हो, ये बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो अभी इसको इतना ही रखते हैं, इसको इतना समझिएगा। इसमें और भी कुछ अगर जोड़ना हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कभी बार कुछ चीज़ें जब लंबी हो जाती हैं तो थोड़ा सा बोरिंग लगती हैं। लेकिन अगर इसमें से आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूँगा। साथ ही साथ पूरी कोशिश ये कीजिए कि और भी कोई पॉइंट्स हो जो आपके कंपटीशन लेवल पे, या कह सकते हैं कि आप एकेडमिक लेवल पे आपको ज़रूरत हो, तो आप बिल्कुल मुझे भेजिए मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे। तो मैं बिल्कुल उन पे जो भी बेहतर से बेहतर नोट्स होंगे या हमारे पास जो नॉलेज होगा, हम उससे आपको देने का प्रयास करेंगे। तो मैं फिर से यही कामना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, जो भी मेडिकल प्रिकॉशंस बताए गए हैं उनको फॉलो करें, और साथ ही साथ अपना पूरा ध्यान रखें, अपना और अपने पूरे परिवार का।
क्योंकि कहीं ना कहीं आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्राम लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।